हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जे.आर. चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो रीट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी बात हो रही थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर से आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस वीडियो का इस प्रश्न के साथ। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि ग्राफ का निर्माण होना चाहिए प्रभावशीलता के लिए, ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सुंदरता के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। तो ये जो ग्राफ है वो दृश्य सहायक सामग्री है। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ये दृश्य सहायक सामग्री ग्राफ की बात हो रही है। तो इसमें ये प्रभावशीलता, ध्यान आकृष्ट, सुंदरता सभी ऑप्शन अपने लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, OHP जिसे कहते हैं। ये भी दृश्य सहायक सामग्री है। ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रक्षेपी सामग्री है जो वस्तुओं को बढ़ा करके किसी पर्दे पर दिखाती है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। चित्रों के निर्माण को समझाने के लिए, कठिन विषय वस्तु को समझाने के लिए, किसी विषय वस्तु को एक बड़े समूह में प्रदर्शित करने के लिए। तो इसके सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों को लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि अपने को यहाँ पर बच्चे जो लिखते हैं उसका आकलन करना है लिखित कार्य का। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। अभिव्यक्ति विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास और तत्सम शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन ए जो इसका है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी कुछ हद तक सही है। वर्तनी यानी जो शुद्ध वाक्य है वो देखा जाता है कि बच्चा कितना शुद्ध लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। वाक्य विन्यास यानी वाक्यों का अरेंजमेंट ये भी सही है। तत्सम शब्दों का प्रयोग ये भी कुछ हद तक ठीक है। तो इसके सभी ऑप्शन सही है। तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें जो सबसे उपयुक्त है या जो सबसे बेस्ट होगा वो कौन सा है। तो इन सब में जो सबसे बेस्ट है वो है अभिव्यक्ति विचार, कि वो अपने जो विचार है उनको वो किस प्रकार से लिखकर प्रकट कर पाता है। उसी के अंदर ये वर्तनी, वाक्य विन्यास सभी उसी के अंदर आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिव्यक्ति विचार। तो लिखित कार्य के आकलन के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है अभिव्यक्ति विचार। किस प्रकार से वो अपने विचारों को प्रकट कर पाता है लिखित रूप में। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। यहाँ बात हो रही है हिंदी भाषा के मूल्यांकन की। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। और ये भी पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया जाएगा। तो देखते हैं। व्याकरणिक नियम ठीक है, ये भी। सीखने की सीखने की क्षमता का आकलन ये भी ठीक है। निबंध लिखने की योग्यता ये भी ठीक है। काव्य सौंदर्य ये भी ठीक है। तो ऑप्शन इसके सभी ठीक है। लेकिन जो पूछा जा रहा है वो है कि सबसे ज़्यादा महत्व। तो सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया जाएगा वो सीखने की क्षमता का आकलन दिया जाएगा। ये दूर से दिख रहा है कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी भाषा मूल्यांकन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसी में अगर ये पूछा जाता कि हिंदी भाषा के मूल्यांकन में सबसे कम महत्व किसे दिया जाता है तो वो होते हैं व्याकरणिक नियम। इनको इतना महत्व नहीं दिया जाता है जब बात हिंदी भाषा सीखने की आती है, क्योंकि भाषा सीखने में व्याकरण का इतना महत्व नहीं होता है। व्याकरण का अपना एक अलग पोर्शन है जो भाषा को नियमबद्ध बनाता है। ये सहायक होता है लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना सीखने की क्षमता का आकलन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा इसमें जो ये निबंध लिखने की योग्यता, काव्य सौंदर्य, ये व्याकरणिक नियम इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान भाषा शिक्षक कितने प्रकार से अनुकरण करवाता है। ये तथ्यात्मक प्रश्न है। अनुकरण की बात हो रही है। अनुकरण 3 प्रकार का होता है, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। तो अनुकरण के 3 प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा लेखन अनुकरण पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी है। पूर्व प्राथमिक की बात हो रही है, पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा की। तो लेखन अनुकरण जो होता है 2 प्रकार का होता है, स्वतंत्र लेखन और रूपरेखा लेखन अनुकरण। पहले रूपरेखा आता है जिसमें जब हमने अनुकरण विधि पढ़ी थी तब इसके बारे में बात भी की थी कि जो अनुकरण होता है वो 3 प्रकार का होता है, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण जिसको वाचन अनुकरण भी कहते हैं, और एक होता है रचना अनुकरण। तो जो लेखन अनुकरण होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्वतंत्र और रूपरेखा। रूपरेखा में ये जो डॉट डॉट करके बच्चों को कुछ इस तरह का होता है, उसके ऊपर बच्चे अपने पेन से चलाते हैं, ये तो होता है रूपरेखा लेखन अनुकरण। और जब बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ की नकल करता है तो वो होता है स्वतंत्र लेखन अनुकरण। तो दोनों ही जो अनुकरण है वो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुकरण विधि के परिष्कृत रूप को क्या कहते हैं? यानी जो अनुकरण विधि का संशोधित या जो परिष्कृत रूप है उसको क्या कहेंगे? आइए देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, आदर्श विधि, निर्देशन विधि, समवाय विधि। समवाय विधि अपने आप में एक अलग विधि है तो ये तो होगा नहीं। निर्देशन विधि भी अपने आप में एक अलग विधि है। प्रश्नोत्तर विधि भी अपने आप में एक अलग विधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदर्श विधि। ये अनुकरण विधि में तो बालक ठीक उसी प्रकार का अनुकरण करता है जैसा उसको शिक्षक कहता है, लेकिन जब वो कुछ समझदार हो जाता है तो उसमें कुछ अपने हिसाब से भी ऐड करने लग जाता है। तो जब वो बच्चा अपने हिसाब से लिखने लग जाता है, अपने हिसाब से सोचने लग जाता है, तब वो जो अनुकरण विधि है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? आदर्श विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदर्श विधि। अगला प्रश्न है आज का हमारा। हालांकि भाषा कौशलों का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले सुनना क्वेश्चन आता है जी। जो अपना भाषा सीखने का वैज्ञानिक क्रम है एल, एस, आर और डब्ल्यू, इसमें सबसे पहले एल आता है यानी लिसन यानी सुनना। परंतु भाषा शिक्षण में सबसे पहले जोर दिया जाता है, किस पर जोर दिया जाता है? लिखने पर, उच्चारण पर, रचना पर, या कुछ भी निश्चित नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मनोविज्ञान में कुछ भी निश्चित नहीं हो, तो इसका ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अगर ये प्रश्न आता है किसी में भी कह नहीं सकते, अनिश्चित है, तो वहाँ पर उस ऑप्शन को बिल्कुल ही काट दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस पर अपन कुछ कह नहीं सकते या जो निश्चित नहीं होता है। तो देखा जाए तो जो सबसे पहले बच्चों को हम सिखाते हैं प्राइमरी स्कूल में लिखना सिखाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखन कौशल। हालांकि ये सबसे कठिन कौशल होता है, पर अपना जो सिस्टम है स्कूलों का उसमें सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखन कौशल। भाषा कौशल में सबसे पहले ये सिखाया जाता है, जबकि मनोवैज्ञानिक रूप से आता कौन सा है? एल, एस, आर, डब्ल्यू। ये वैज्ञानिक क्रम में कई बार पूछा गया है, और यदि यही क्रम मारिया मोंटेसरी के हिसाब से पूछा जाए तब जो पीछे वाले हैं ना उनको आगे पीछे करना है, तो तब ये हो जाएगा एल, एस, डब्ल्यू, आर। मारिया मोंटेसरी लेखन कौशल को सबसे बाद में बताती है। अगला प्रश्न है हमारा, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। मातृभाषा मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपयुक्त सभी? जी मातृभाषा में ये सभी आ जाएंगे, मानसिक विकास भी, शारीरिक विकास भी और बौद्धिक विकास भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दे, उपयुक्त सभी। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो मातृभाषा है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। जब बात सर्वांगीण विकास की आएगी तो उसमें मानसिक विकास भी आ जाएगा, शारीरिक भी आ जाएगा, बौद्धिक भी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दे, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। अच्छा, मातृभाषा कैसे सीखी जाती है उसकी बात कर रहे हैं। तो मातृभाषा के लिए कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती है। मातृभाषा तो हम घर में सीख जाते हैं, और घर में जो सीखते हैं वो कौन सी विधि के द्वारा? भाषा मनोविज्ञान में हमने पढ़ा था कि जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। तो देखते हैं अनुकरण कहाँ है हमारा, ये रहा। तो इसका राइट आंसर होगा मातृभाषा किस प्रकार से सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा। आगमन विधि, निगमन विधि, ध्वन्यात्मक विधि ये मातृभाषा के लिए नहीं होती है। मातृभाषा तो घर में रहकर शब्द ही अर्जित हो जाती है, तो वो जो तरीका होता है वो अनुकरण विधि के द्वारा होता है। तो इसका मातृभाषा का अनुकरण विधि। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वन्यात्मक विधि के जनक। ये BS ब्लूम, रॉबर्ट मिलर, माइकल सेमर, जॉन मेयर। तो इसका ध्वन्यात्मक विधि के जनक जो है वो है माइकल सेमर। ऑप्शन से राइट आंसर। ध्वन्यात्मक विधि क्या होती है, आगे इसके ऊपर कुछ प्रश्न है तब बात करेंगे इसके बारे में। इनमें से कौन सी विधि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की यानी पहली, दूसरी, तीसरी के लिए बात हो रही है कि कौन सी विधि वहाँ पर काम में नहीं ली जा सकती है। छोटे बच्चों के लिए अनुकरण विधि, ये छोटे बच्चों के लिए काम में आती है। भाषा संसर्ग विधि, ये भी आती है। ध्वन्यात्मक विधि, ये भी आती है। व्याकरण अनुवाद विधि, ये नहीं आती है। ये उच्च प्राथमिक कक्षाओं में काम में ली जाती है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसमें हम अनुवाद के द्वारा किसी दूसरी भाषा का ज्ञान करवाते हैं। जबकि पहले से कोई भाषा आती हो तो जो व्याकरण अनुवाद विधि है वहाँ पर दूसरी भाषा के व्याकरण को सिखाया जाता है पहली भाषा के द्वारा। तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, मतलब कि जो पूर्व प्राथमिक में है ये वाली विधि काम में नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर नहीं है के लिए पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दे, व्याकरण अनुवाद विधि। अनुकरण विधि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अपन बात कर चुके हैं। भाषा संसर्ग विधि, जिसमें बिना वर्णमाला का ज्ञान दिए हुए पढ़ना सिखाया जाता है, वो होती है भाषा संसर्ग विधि। जब हमने इसके बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो लोक जुम्बिश योजना है उसके द्वारा भाषा संसर्ग विधि का विकास हुआ था या आगमन हुआ था। सबसे पहले भारत में अजमेर से इसका प्रारंभ किया गया था। और जो ध्वन्यात्मक विधि है उसके बारे में भी अपन बात कर रहे हैं। ध्वन्यात्मक विधि वो होती है जिसमें अपन यूँ ध्वनि साम्य का ध्यान में रखते हुए बच्चों को कुछ शब्द ज्ञान करवाते हैं, जैसे चल, कल,
तो कुछ इस प्रकार के जो पढ़ाया जाता है इस प्रकार से शब्दों का, वो इसमें आता है ध्वन्यात्मक विधि, जिसको दिया था माइकल सेमर ने। तो इसमें पूर्व प्राथमिक के लिए व्याकरण अनुवाद विधि नहीं होगी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वन्यात्मक विधि प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है? शब्द भंडार में, अर्थग्रहण के विकास में, रचना विकास में, उपयुक्त सभी में। अच्छा, जो उपयुक्त सभी वाले हैं ना, उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने को, क्योंकि सभी ऑप्शन जो होते हैं ना ललचाने वाले होते हैं, लालच देने वाले, तब अपन टिक कर देते हैं उपयुक्त सभी, जबकि ऐसा नहीं करना है अपने को, इनको ध्यान से देखना है। ध्वन्यात्मक विधि की बात हो रही है और वो भी प्रारंभिक स्तर पर, तो रचना विकास में। अच्छा, जब प्रारंभिक स्तर आ गया तो प्रारंभिक स्तर में रचना विकास इतना हो नहीं पाता है, और ये जो ध्वन्यात्मक विधि ये रचना विकास में उपयोगी नहीं है, अर्थग्रहण करने में भी नहीं है, क्योंकि अर्थग्रहण की बात आती है तो अर्थग्रहण में जो अर्थ वाली विधियाँ हैं जिनमें उनका अर्थ बताया जाता है या शब्दों के बारे में उनकी बनावट बनाई जाती है, संधि विच्छेद करके बताया जाता है, या समास के द्वारा बताया जाता है, लोकोक्ति कहावतों के द्वारा बताया जाता है, वहाँ आती है अर्थग्रहण विधि। तो जो ध्वन्यात्मक विधि है वो उसका काम है शब्द भंडार का विकास करना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शब्द भंडार का विकास। जो दूसरा का है, इसके दो काम होते हैं, एक तो शब्द भंडार और जो दूसरा होता है वो अभी उसके ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं। शब्द भंडार अभी मैंने बताया था कि चल कल ये इस प्रकार के जो अपन शब्द लिखते हैं इससे बच्चों में शब्दों का विकास होता है, तो ध्वन्यात्मक विधि शब्द भंडार के विकास में उपयोगी है। अगला जो प्रश्न है वो है, दोहावली नामक रचना पढ़ाते समय एक सफल शिक्षक किस विधि का निश्चित रूप से उपयोग करेगा? यहाँ दोहावली की बात हो रही है। दोहावली जो संगीत या जो भक्तिकालीन कवि है उनकी कविताओं की बात हो रही है, ये भक्तिकालीन कवियों की, जैसे मीरा, कबीरदास, उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर अनुकरण विधि ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्वन्यात्मक विधि। और इससे अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक विधि, ये भी नहीं होगा। कहानी विधि, ये भी, कहानी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, दोहावली की बात हो रही है। तो ए और दे तो बिल्कुल ही कट गए। पाठ्य पुस्तक और ध्वन्यात्मक विधि में देखते हैं, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बे, ध्वन्यात्मक विधि। तो अपने को ये ध्यान में रखना है, ध्वन्यात्मक विधि को देने वाले माइकल सेमर थे। ये पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में किसमें काम में ली जाती है? शब्द विकास में। और जो उच्च कक्षाएं होती है उनमें जो दोहावली नामक रचनाएं होती है उनमें काम में ली जाती है ध्वन्यात्मक विधि। तो इसके दोनों स्तरों पर अलग अलग उपयोग है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस विधि का उपयोग करने से बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है? वैसे इस प्रश्न की बात कर चुके हैं अपन पहले कि कौन सी विधि है जिसके उपयोग से बालक में व्याकरण का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं हो पाता है। श्रुति लेखन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, भाषा संसर्ग विधि और अनुकरण विधि। श्रुति लेखन विधि में व्याकरण का ज्ञान दिया ही नहीं जाता है तो इसकी बात ही नहीं होगी। अनुकरण विधि में भी व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं व्याकरण अनुवाद और भाषा संसर्ग विधि में से कौन सा होगा। व्याकरण अनुवाद विधि है, उसमें अभी मैंने बताया था कि किसी द्वितीय भाषा के व्याकरण को सिखाया जाता है किसके द्वारा? जबकि पहले से बालक को कोई भाषा आती हो, तो मातृभाषा के द्वारा द्वितीय भाषा के व्याकरण को सिखाया जाता है, तो इसमें व्याकरण का बिल्कुल ठीक प्रकार से ज्ञान होता है। जबकि जो भाषा संसर्ग विधि है उसमें सीधा ही बच्चों को किताब पढ़ना सिखाया जाता है, वर्णमाला का ज्ञान नहीं दिया जाता है, और उस वर्णमाला के ज्ञान के अभाव के कारण जो व्याकरण का अनुवाद है वो जो व्याकरण का ज्ञान है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से, भाषा संसर्ग विधि। जी हाँ, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि जो व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं होगा उसकी एकमात्र विधि कौन सी है? उसकी विधि है भाषा संसर्ग विधि। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख विधि है। द्वितीय भाषा मतलब कि जो लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है उसकी बात हो रही है। तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, गीत विधि और अनुवाद विधि। यहाँ जब भी द्वितीय भाषा की बात होगी तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि द्वितीय भाषा में मुख्य रूप से कौन सी भाषा को ध्यान में रखना है? अंग्रेजी भाषा को। जब अपन अंग्रेजी भाषा को ध्यान में रखेंगे तो अपन उस प्रश्न का जो है उत्तर बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। हालांकि ये आवश्यक नहीं कि द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो सकती है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो उर्दू हो, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, किसी भी भाषा हो सकती है, पंजाबी, गुजराती, कैसी भी, लेकिन अपने को उसको अंग्रेजी के हिसाब से ध्यान में रखकर उत्तर देना है ताकि अपन, अच्छा अंग्रेजी के लिए इसलिए कि अपन द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ते आए मुख्य रूप से, तो अपन उसका उत्तर जो है बिल्कुल सही प्रकार से दे पाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि ये हिंदी पढ़ाने के काम में ली जाती है, तो ये तो हो नहीं सकता। व्याख्यान विधि भी हिंदी पढ़ाने में काम में आएगी, हिंदी भाषा के शिक्षण में। गीत विधि भी हिंदी भाषा के शिक्षण में जो पद्य होता है, कविता वगैरह, उनमें काम में ली जाती है। तो जो अनुवाद विधि होती है, व्याकरण अनुवाद विधि, जो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए या संस्कृत पढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। तो अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो आज तक अपन जो अंग्रेजी पढ़ते आए हैं वो व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा ही पढ़ते आए हैं। जब भी अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसका अनुवाद हम अपनी मातृभाषा में करते हैं,
तो द्वितीय भाषा शिक्षण की जो प्रमुख विधि है वो व्याकरण अनुवाद विधि होती है। ये विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। व्याकरण अनुवाद विधि के या केवल अनुवाद विधि के एक ही बात है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की जो एकमात्र या जो कहें कि प्रमुख विधि है वो है व्याकरण अनुवाद विधि। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण से संबंधित प्रमुख विधि है। अब यहाँ पर कविता शिक्षण की बात हो रही है तो रसास्वादन विधि बिल्कुल आएगा। ये गीत विधि, अच्छा ये तो रसास्वादन विधि का दूसरा नाम हो गया। तो जब दो ऑप्शन सही है तो ध्वन्यात्मक विधि, अभी हमने बात की थी कि दोहावली में, दोहावली भी एक पद्य ही होता है। और तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां हो गई है। अगला प्रश्न है हमारा व्याकरण अनुवाद विधि में। तो वो जो अभी मैंने बताया था कि अपने को अंग्रेजी भाषा को ध्यान में रखना है कि व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है कि प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। अच्छा, अगला जो है कि प्रथम व द्वितीय भाषा दोनों का व्याकरण समांतर पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, द्वितीय भाषा के व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। और अगला ऑप्शन है दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यतिरेकी दृष्टि से पढ़ाया जाता है। अच्छा, व्यतिरेकी का अर्थ होता है तुलनात्मक रूप से, तो वो तो व्यतिरेकी विधि में पढ़ाया जाएगा तुलनात्मक रूप से, तो इसका ये वाला नहीं होगा। द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले कैसे पढ़ाया जा सकता है? द्वितीय भाषा के व्याकरण का तो पहली भाषा होती है उसमें अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। एक ऑप्शन ये है कि प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाएगा। तो जब प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जा रहा है तो वो अपनी सामान्य विधि हो गई, वो व्याकरण अनुवाद विधि कैसे हुई? तो जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है उसमें द्वितीय भाषा का अनुवाद प्रथम भाषा में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रथम व द्वितीय भाषा दोनों का व्याकरण समांतर रूप से पढ़ाया जाता है। जैसे अपन नाउन की बात कर रहे हैं, द्वितीय भाषा यानी अंग्रेजी में नाउन पढ़ रहे हैं तो उनको जब नाउन पढ़ेंगे तब उनको ये कहेंगे कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, तो ये बिल्कुल समांतर हो गया। नाउन के इतने प्रकार है और उन्हीं का फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा, तो बिल्कुल दोनों भाषाओं का व्याकरण समांतर रूप से पढ़ाया जाएगा ताकि द्वितीय भाषा का जो व्याकरण है वो अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों के। और जो व्याकरण अनुवाद विधि है ये द्वितीय भाषा के व्याकरण को सिखाने में उपयोगी है, ना कि द्वितीय भाषा में। हालांकि द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है लेकिन इसमें द्वितीय भाषा नहीं सीखी जा सकती है, इससे केवल द्वितीय भाषा का व्याकरण ही सीखा जा सकता है। जैसे अपन अंग्रेजी पढ़ते हैं आज दिन तक, तो भाषा सीखने का अर्थ व्याकरण सीखना नहीं होता है। भाषा सीखने का अर्थ होता है कि अपन उसी भाषा में अपने विचारों को प्रकट कर सके। कुल मिलाकर ये है कि अपन उसी भाषा में बात कर सकें। तो जो ये व्याकरण अनुवाद विधि है, इसी आज तक अपन अंग्रेजी बोलना या संस्कृत बोलना या कोई और भाषा बोलना नहीं सीख पाए। हाँ, उसके व्याकरण का ज्ञान हमें हो चुका है। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है वो द्वितीय भाषा शिक्षण की एक प्रमुख विधि है। इसमें ये द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि तो है लेकिन इसमें दूसरी भाषा का जो ज्ञान जो है ना वो केवल व्याकरणिक ज्ञान हो पाता है, व्यवहारिक ज्ञान या जिसको अपन बोल पाते हैं वो नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है हमारा आगमन विधि के रूप होते हैं। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी, निगमन विधि प्लेटो ने दी थी। जो प्लेटो के शिष्य थे वो अरस्तु थे जिन्होंने ये आगमन विधि दी थी। इसमें बारे में बात करते हैं प्रयोग प्रणाली, सहयोग प्रणाली या उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त, ये सह उपयुक्त दोनों। अगला जो प्रश्न है जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है कि वह विधि जिसमें बालक में अभिव्यंजना कौशल या ग्राह्य कौशल अथवा दोनों प्रकार के कौशलों का विकास होता है। तब यहाँ बात हो रही है एल एस आर डब्ल्यू, क्योंकि इसमें एल और आर तो है ग्राह्य कौशल, एस और डब्ल्यू है अभिव्यंजना कौशल। तो जिसमें ये सभी प्रकार के कौशलों का विकास हो वो कौन सी विधि है? आगमन विधि नहीं हो सकती है, ध्वन्यात्मक विधि नहीं हो सकती है, निगमन विधि नहीं हो सकती है, वो होगी हमारी अनुकरण विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बे अनुकरण विधि। तो जिसमें अभिव्यंजना कौशल या ग्राह्य कौशल अथवा दोनों प्रकार के कौशलों का विकास होता हो, या इसको ये भी कहा जा सकता है जिसमें चारों प्रकार के कौशलों का विकास होता हो, वो विधि कौन सी है? तो वहाँ आएगा अनुकरण विधि। इसीलिए सबसे पहले बालकों को अनुकरण विधि के द्वारा सिखाया जाता है और इसकी अपन बात कर चुके हैं। ये 3 प्रकार का होता है, लेखन अनुकरण, वाचन अनुकरण और एक रचना अनुकरण। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो लेखन और वाचन अनुकरण है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए, जबकि जो रचना अनुकरण है वो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में मुख्यतः होता है, और जो लेखन अनुकरण होता है उसमें मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। तो ये जो विधि है इसका जो तीसरा पार्ट है वो आंशिक रूप से मनोवैज्ञानिक है, बाकी के जो पहले वाले दोनों पार्ट है वो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द इसी के अगले पार्ट के साथ में फिर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।